हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। आज हम बात करेंगे साउथ अमेरिका के बारे में। यानी कल के सेशन में हमने पढ़ा था नॉर्थ अमेरिका के बारे में, उससे जुड़ी हुई तमाम जानकारी हमने आपसे साझा की। आज हम साउथ अमेरिका के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ ये देखेंगे इसकी इतिहास के बारे में, भौगोलिक दशाओं के बारे में, और कृषि, है ना, यातायात साधन, और ख़ास तौर पर जितने भी खनिज संसाधन हैं और यहाँ जितने भी कंट्री हैं सभी के बारे में हम डिटेल्स में चर्चा करेंगे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये आपके सामने जो मैप दिख रहा है पूरा का पूरा साउथ अमेरिका है। साउथ अमेरिका के इतिहास के बारे में अगर हम चर्चा करें तो इसका जो इतिहास है वो बहुत पुराना है, ठीक है। जैसे अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो सिंधु घाटी सभ्यता पनपी थी, दरअसल वो भारत की सबसे पुरानी सभ्यता थी और डेवलप्ड सभ्यता थी। वैसे ही साउथ अमेरिका में एक सभ्यता विकसित हुई थी जिसका नाम था इंका की सभ्यता, है ना। कौन सी सभ्यता थी? इंका की सभ्यता। दरअसल ये सभ्यता बहुत पुरानी है और ख़ास तौर पर ये पेरू, चिली और इक्वाडोर और कोलंबिया, ये पूरे एरिया में फैली हुई थी यह सभ्यता और बहुत समृद्ध मानी जाती है ना। और इसमें एक सिटी था जिसका नाम था माचू चिम्पू, यानी जो पुरानी सभ्यता थी उसका एक सिटी का नाम था जिसका नाम था माचू चिम्पू। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा देखने को मिलता है, मोहनजोदाड़ो देखने को मिलता है, ठीक उसी प्रकार ईका की जो सभ्यता थी उसमें एक सिटी का नाम था माचू चिम्पू जो काफ़ी ज़्यादा विकसित था, है ना। और ख़ास तौर पर यहाँ से दूसरे अदर कंट्री में आयात निर्यात बहुत बड़े पैमाने पर होता था। तो ये इतिहास था किसका? साउथ अमेरिका का, जो कि पुराना इतिहास है। और जब हम इधर की ओर आते हैं आधुनिक इतिहास की ओर, तो उसमें एक बात क्लियर हो जाती है कि जैसे भारत में धीरे धीरे यूरोपियों का आगमन हुआ, जैसे पुर्तगाली, फिर डचों का, अंग्रेजों का, फ्रांसीसियों का, सेम यही चीज़ साउथ अमेरिका के साथ थी। साउथ अमेरिका में दो देशों का सबसे बड़ा कब्जा था, एक पुर्तगाली और दूसरा स्पेन। अब यहाँ बात यह आती है कि जिस दौरान भारत में पुर्तगालियों का जो निवेश है या पुर्तगालियों की जो सत्ता है वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही थी, क्योंकि इनकी सोच एक नई राह की ओर थी, यानी ब्राज़ील की खोज करने के लिए ये इधर की ओर बढ़ गए। तो बाद में फिर पूरे के पूरे साउथ अमेरिका में स्पेन और पुर्तगालियों का अधिकार हो गया और 19वीं शताब्दी के आसपास यहाँ के मूल निवासी अपने को खुद को स्वतंत्र घोषित कर लिए, क्योंकि यहाँ पर पुर्तगाली और स्पेन का जो प्रभुत्व था वो पूरी तरह से खत्म हो गया। तो ये साउथ अमेरिका का इतिहास था। अब हम इसकी भौगोलिक दशाओं की ओर रुख करते हैं। तो भौगोलिक दशाओं में आप ये देख रहे होंगे, दरअसल ये जो है ये है पनामा। कल मैंने बताया था ना कि जो पनामा है वो किसको अलग करता है? साउथ अमेरिका को, नॉर्थ अमेरिका को किससे अलग करता है? साउथ अमेरिका से अलग करता है, ठीक है। तो ये जो पनामा है एक्चुअली में ये आता है नॉर्थ अमेरिका में। तो पनामा जो है नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से अलग करता है। तो सबसे ऊपर में ये हो जाएगा पनामा और कैरेबियन सी इसके नॉर्थ में। साउथ की ओर जाएंगे तो यहाँ अंटार्कटिक महाद्वीप है। अगर हम इधर की ओर जाएंगे, कहाँ? पश्चिम की ओर, तो पश्चिम की ओर इसके दो पार्ट हैं। एक पार्ट में नॉर्थ पैसिफिक ओशियन और दूसरे पार्ट में है साउथ पैसिफिक ओशियन, यानी उत्तर प्रशांत महासागर और दक्षिण प्रशांत महासागर। अगर हम पूर्व की ओर आते हैं तो पूर्व में हमें यहाँ दिखाई देता है नॉर्थ अटलांटिक ओशियन और साउथ अटलांटिक ओशियन, यानी कि पूरा का पूरा जो नॉर्थ अमेरिका है वो पैसिफिक ओशियन और अटलांटिक ओशियन के बीच में समाहित है, ठीक है। ये इसका भौगोलिक दशाएं हो गई। और इसमें एक सबसे बड़ी नदी निकलती है जो कि एंडीज पर्वतमाला से निकलती हुई कहाँ जाती है? ये अटलांटिक महासागर में गिरती है। और दरअसल जो अमेज़न है वो विश्व की दूसरे सबसे लंबी की नदी है। यानी अगर हम पहले नंबर की जो नदी है उसकी बात करें तो कौन है? नील है। लेकिन दूसरे नंबर पर कौन आता है? अमेज़न। लेकिन अमेज़न का जो जल ग्रहण क्षेत्र है, यानी इसका जो भराव है ना, इसकी वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो ये विश्व की सबसे नंबर 1 पे आ जाती है वॉल्यूम के मामले में, यानी कि आयतन और क्षेत्रफल की दृष्टि से। लेकिन लंबाई के मामले पर दूसरे पायदान पर है, ठीक है। अब यहाँ पर एक आपको दिख रहा होगा, यहाँ से लेकर के जो कोलंबिया से स्टार्ट होता है और यहाँ एंड होता है यहाँ पर। दरअसल ये जो रेड डॉट दिख रहा है ना, ये पूरा का पूरा ये है एंडीज पर्वतमाला, यानी जिसे कहा जाता है एंडीज माउंटेन। और ये वर्ल्ड का सबसे लंबा पर्वतमाला है। कल हमने जिसकी बात की थी वो थी रॉकी, और रॉकी सेकेंड लार्जेस्ट माउंटेन है।
वर्ल्ड में। और पहले पायदान पर कौन है? एंडीज पर्वतमाला, जिसकी टोटल लेंथ कितनी है? 6961 मीटर। और इसकी हाईएस्ट पीक का नाम है एकांकागुआ, जो कहाँ पर अवस्थित है? ये अवस्थित है, आपको देख सकते हैं, ये है चिली में। ये लिखा जो ये एकांकागुआ लिखना, ये एकांकागुआ कहाँ पर अवस्थित है? चिली में, ठीक है। और यहाँ एक चीज़ हमको देखने को मिलती है कि और इसकी हाईएस्ट पीक तो मैंने बता दिया अकांकागुआ, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ बेसिक चीज़ें देखते हैं। बेसिक चीज़ें का मतलब है कि सबसे पहले हम ब्राज़ील की ओर रुख करते हैं, क्योंकि ब्राज़ील जो है वो साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा कंट्री है। दरअसल साउथ अमेरिका में टोटल कितने कंट्री हैं? टोटल जो है वो 13 कंट्री है, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो, ब्राज़ील है, यहाँ फ्रेंच गुआना है, सूरीनाम है, गुआना है, वेनेजुएला है, कोलंबिया है ना, इक्वाडोर है, पेरू है, चिली है, अर्जेंटीना है, और लास्ट में आपको दिख रहा होगा ये फॉकलैंड। दरअसल फॉकलैंड जो है अर्जेंटीना का ही पार्ट है, लेकिन इस पे राज कौन करता है? यूके यानी यूनाइटेड किंगडम। तो ब्राज़ील की अगर हम बात करें तो पूरे के पूरे साउथ अमेरिका में सबसे बड़ा कंट्री जो है ब्राज़ील है। और ब्राज़ील आप देख सकते होंगे, ये साउथ अमेरिका के मैक्सिमम कंट्री के साथ सीमा साझा करता है। यानी जैसे आप देख सकते होंगे फ्रेंच गुआना, सूरीनाम, है ना, ये अपना वेनेजुएला, कोलंबिया, सब के साथ सीमा साझा करता है, लेकिन दो देशों के साथ सीमा साझा नहीं करता। वो कौन से हैं? एक इक्वाडोर के साथ और एक चिली के साथ सीमा साझा नहीं करता है। बाकी आप देख सकते हैं कि पूरे के पूरे कंट्री के साथ ब्राज़ील जो है वो सीमा साझा करता है। ब्राज़ील में हमको अमेज़न फॉरेस्ट देखने को मिलता है, और एक फैक्चुअल चीज़ ये भी है कि पूरे वर्ल्ड का 20% ऑक्सीजन यहीं से सप्लाई होता है। यानी इतना बड़ा अमेज़न फॉरेस्ट, ठीक है, और जहाँ से अमेज़न नदी निकलती है। और ब्राज़ील, ये जो अमेज़न का पूरा फॉरेस्ट का जो पार्ट है, ब्राज़ील में इसका 60% आता है, और अदर कंट्री में 10% में आता है, ठीक है। ब्राज़ील की जो राजधानी है उसका नाम है ब्राज़ीलिया, और यहाँ की जो करेंसी है उसका नाम है रियाल। ब्राज़ील में हमें दो स्टेट देखने को मिलते हैं, एक है रियो डी जेनेरो और एक है सेंटोस। रियो डी जेनेरो के बारे में आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पर 2016 का क्या हुआ था? ओलंपिक हुआ था, ठीक है। रियो डी जेनेरो को फैशन सिटी के लिए जाना जाता है, क्योंकि यहाँ फैशन जो डिज़ाइनिंग है बहुत बड़े पैमाने पर होती है, ठीक है। और दूसरा है सेंटोस। सेंटोस, एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि जो पूरा का पूरा जो साउथ अमेरिका है ना, वहाँ जो कॉफ़ी होती है, जिसे साधारण लैंग्वेज में कहवा कहा जाता है, बहुत बड़े पैमाने पर होता है, और ये दूसरे कंट्री में निर्यात किया जाता है। तो ये सेंटोस जो है ना, सेंटोस बंदरगाह, सेंटोस पोर्ट से कॉफ़ी को दूसरे कंट्री में पहुँचाया जाता है, ठीक है। तो ब्राज़ील के दो अहम स्टेट हो गए, जिससे एक रियो डी जेनेरो और दूसरा सेंटोस। अब यहाँ आपको दिख रहा होगा ये वेनेजुएला है। वेनेजुएला जो कि ऊपर स्थित है। वेनेजुएला में एक द्वीप है जिसका नाम है मराकार्बो, है ना। मराकार्बो जो द्वीप है, यहाँ पर पेट्रोलियम बहुत बड़े पैमाने पर होता है। यानी पूरे के पूरे साउथ अमेरिका में सबसे ज़्यादा अगर कहीं पेट्रोलियम होता है, वो होता है वेनेजुएला के मराकार्बो में। वेनेजुएला की राजधानी है कराकस, और यहाँ की जो करेंसी है उसका नाम है बोलीवर, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसके बारे में? कोलंबिया। कोलंबिया की राजधानी क्या है? बोगोटा, ठीक है। आपको एक चीज़ दिख रहा होगा, ये इक्वाडोर है। इक्वाडोर की जो राजधानी है क्योटो। दरअसल क्योटो जो है वो विश्व में सबसे ऊंचा पर स्थित किसी देश की कैपिटल है। तो एग्जाम में आ सकता है कि विश्व में सबसे ऊंचे पर स्थित कैपिटल कौन सा है? तो है क्योटो। और क्योटो किसका कैपिटल है? इक्वाडोर का। लेकिन यहाँ ये जो आपको दिख रहा है, ये जो रेखा दिख रही है, जो लाइन दिख रही है, ये एक्चुअल में विषुवत रेखा है, इक्वेटर रेखा है। और इक्वेटर रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है? तो आप देख सकते हैं, ये है आपका इक्वाडोर, इक्वाडोर के बाद कोलंबिया और ब्राज़ील, यानी 3 देशों में विषुवत रेखा गुजरती है साउथ अमेरिका की, ठीक है। और विषुवत रेखा के बारे में एक चीज़ कही जाती है, क्योंकि जो भी कंट्री विषुवत रेखा के पास होता है वो बहुत बड़ा क्या होता है, या वहाँ का इन्वायरमेंटल जो इम्पैक्ट होता है वो अच्छा होता है, और यहाँ पर जीव जंतु बहुत बड़े पैमाने पर पाए जाते हैं, और खेती जो होती है अच्छी खासी होती है, और सवाना यानी सदाबहार वन पाए जाते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी? टीटीकाका झील के बारे में। टीटीकाका जो झील है दुनिया की सबसे ऊंची पर स्थित नौकायान झील है ना। अगर हम टीटीकाका झील के बारे में बात करते हैं तो दुनिया की सबसे ऊंची पर स्थित नौकायान झील है। और कहाँ पर स्थित है? यह है पेरू और बोलीविया, है ना। जो आपको दिख रहा है ना
ये वाला पोर्शन, ये पेरू और बोलिविया की, ये जो दिख रहा है यहाँ पर स्थित है टीटीकाका झील, यानी पेरू और बोलिविया के जस्ट बॉर्डर पर स्थित है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि टीटीकाका झील जो है वो कहाँ पर अवस्थित है, तो पेरू और बोलिविया, और विश्व के सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकायान झील है, यानी नाव वगैरह चलाई जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद है एक आपको दिख रहा होगा, ये दिख रहा होगा मानोस बंदरगाह। मानोस बंदरगाह इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम देखते हैं कि जितने भी बंदरगाह होते हैं वो कहाँ होते हैं, वो होते हैं तट के आसपास, यानी आउटर में होते हैं। जैसे अगर हम बात करें, ये आपको दिख रहा होगा सेंटोस, आउटर में है ना। लेकिन जो मानोस बंदरगाह है वो विश्व का प्रथम ऐसा बंदरगाह है जो कि आंतरिक भाग में स्थित है, यानी इंटरनल पार्ट पर स्थित है, जो कि अमेज़न रिवर की नज़दीक स्थित है। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं कुछ इसके घास के मैदान के बारे में। घास के मैदान में आप देख सकते हैं कि अमेज़न जो बेसिन है, ये वाला पोर्शन ब्राज़ील का, यहाँ पाया जाता है सिल्वास घास के मैदान। सिल्वास घास का मैदान इसलिए क्योंकि यहाँ जो होते हैं बहुत बड़े पैमाने पर क्या होते हैं, बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, और यहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं। क्योंकि मैंने बताया कि इक्वेटर के आसपास के जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं, है ना। और ये जो पोर्शन है ये सिल्वास यानी कि बहुत बड़े बड़े वृक्ष पाए जाते हैं। देखो, क्योंकि जब हम विषुवत रेखा की बात करते हैं तो विषुवत रेखा में सूर्य की जो किरणें होती हैं वो लंबवत पड़ती हैं, और जब अमेज़न फॉरेस्ट की बात हो रही तो यहाँ पर बहुत बड़े बड़े पौधे हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि जो छोटे छोटे वनस्पति होते हैं वो क्या होते हैं कि ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनका कंपेयर बड़े बड़े पेड़ों से होता है, और किसी भी पेड़ को ग्रोथ करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है सूर्य का प्रकाश, है ना। तो और इनमें एक चीज़ देखने को मिलती है, यहाँ जो लताएं होती, लताएं का मतलब कि जो पेड़ पर ऐसे फैल जाती है ना, लताएं या अमरबेल वगैरह हो गई, तो जब ये पेड़ पर फैल जाती हैं तो यहाँ क्या होता है कि उनको भी सूर्य की किरणें चाहिए होती हैं, तो ये क्या करती हैं, जितने भी बड़े बड़े पेड़ होते हैं वहाँ वो सूर्य की किरणें पाने के लिए क्या करती हैं, ऊपर तक पहुँचती हैं और धीरे धीरे उस पेड़ को अंदर से खोखला कर देती हैं। ठीक है, और जैसे हम बात करते हैं कि जो पतझड़ वन होते हैं ना, अपने भारत की अगर हम बात करें, दूसरे स्टेट की बात करें, तो पतझड़ वन का मतलब होता है कि पानी की कमी के कारण पेड़ पौधे क्या करते हैं कि अपने पत्ते गिरा देते हैं। लेकिन जो ये वाला जो पोर्शन है जिसे कहा जाता है सिल्वास यानी अमेज़न बेसिन वाला जो पार्ट होता है, यहाँ पर सदैव हरे भरे वन रहते हैं, यानी ये अपने पत्ते कभी नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि ये ऑलवेज क्या होते हैं, यहाँ पूरा पानी भरपूर मात्रा में होता है, सूर्य की किरणें आती हैं, तो ये क्या करते हैं, साल भर सदाबहार होते हैं, इसलिए इनको सदाबहार वन कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर कृषि भी बहुत बड़े पैमाने पर होती है, और यहाँ पर ऐसे ऐसे जड़ी बूटी, ऐसे ऐसे पेड़ पौधे मिलते हैं जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। और जो एनाकोंडा जो होता है, जो स्नेक होता है, विश्व का सबसे बड़ा स्नेक, और यहाँ पर पाए जाते हैं, जो कि 10 से 20 मीटर तक की स्नेक एनाकोंडा होते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं कि सिल्वास के ऊपर आपको दिख रहा होगा ये वाला पोर्शन, ये पहले तो इसको कैंपस कहा जाता है, और यहाँ पर जो होता है लाओस होता है। यानी अगर हम विषुवत रेखा की बात करते हैं, ठीक है, ये विषुवत रेखा के 10 डिग्री ऊपर और 10 डिग्री नीचे कौन सा फॉरेस्ट पाया जाता है, उष्णकटिबंधीय। जब हम 10 डिग्री के ऊपर जाते हैं तो ये उपोष्ण हो जाता है, और इसके 10 डिग्री के नीचे आते हैं तो क्या हो जाता है, उपोष्ण होता है। यानी विषुवत रेखा के 10 डिग्री ऊपर और 10 डिग्री नीचे क्या होता है, उष्णकटिबंधीय होता है। ठीक है, जो ये कंपोस्ट आपको दिख रहा होगा, और ये जो लाओस है ना, ये लानोस जिसे कहा जाता है ना, तो ये सिल्वास की जस्ट ऊपर है। तो ये लानोस और कंपोस्ट में जो घास के मैदान पाए जाते हैं वो उष्णकटिबंधीय होते हैं। ठीक है, ये अब एक और घास का मैदान है पंपास, और पंपास कहाँ होता है, पंपास होता है अर्जेंटीना में। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन क्लियर हो जाती है, सिल्वास कहाँ है, ब्राज़ील में है, और कैंपस भी ब्राज़ील में है, और ऊपर कौन है, लानोस, जो कि ये फ्रेंच गुआना है ना, ये सूरीनाम वाले इलाके में होता है, और एक पंपास जो कहाँ पाया जाता है, अर्जेंटीना में। अब हम बात करते हैं साउथ अमेरिका के रिवर के बारे में। ठीक है, साउथ अमेरिका के रिवर में जैसा कि हमने जाना, अमेज़न रिवर एंडीज पर्वतमाला से निकलते हुए कहाँ जाती है, ये अटलांटिक महासागर में जाकर गिरती है, और कितने देश से होकर बहती ये भी इम्पोर्टेंट। तो 2 देशों, एक है आपका पेरू और एक है आपका ये ब्राज़ील, तो 2 देशों में बहती है। और फिर उसके बाद एक और आपको चीज़ दिख रहा होगा
कि यहाँ ब्राज़ील से 3 रिवर निकलती है और ये देशों के नाम पर है। जैसे यहाँ पैराग्वे से होकर, ब्राज़ील से होकर पैराग्वे आती है तो इसको पैराग्वे रिवर कहा जाता है। ये पराना रिवर है और ये कहलाता है उरुग्वे रिवर, है ना। और ये तीनों जब एक स्थान पर गिरती हैं तो इसे रियो डेला प्लाटा कहा जाता है, ठीक है। ये यानी प्लाटा नदी तंत्र कहा जाता है। ये जो पोर्शन होता है ना उसे कहा जाता है प्लाटा नदी तंत्र। क्लियर। अब ये चीज आपको दिख रही होगी कि जो एंडीज पर्वतमाला है, ठीक है, एंडीज पर्वतमाला जब चिली के नीचे आती है, दरअसल चिली का ज़्यादातर भाग जो है वो माउंटेन से घिरा हुआ है, देख सकते हैं आप, पूरा का पूरा माउंटेन है। लेकिन जब यहाँ ये वाला पोर्शन आता है ना, यहाँ ऐसे छोटे छोटे ड्रिप हो जाती है, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ छोटे छोटे ड्रिप हो जाते हैं। और ये ड्रिप ऐसे हैं कि अगर हम वहाँ नाव लेके चले जाएं तो भूल भुलैया टाइप का बन जाएगा, यानी वहाँ भूलने के जो चांसेस होंगे बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ द्वीपों का ऐसा समूह बना हुआ है। ऐसे द्वीप को क्या कहा जाता है? फियोर्ड तट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यहाँ लिख देता हूँ, फियोर्ड, है ना, फियोर्ड तट कहा जाता है। और ये जो फियोर्ड तट होता है केवल 2 ही देशों में है। एक कहाँ है? एक है आपका ये चिली में, और दूसरा कहाँ है? दूसरा जो है वो है नॉर्वे में, ठीक है। नॉर्वे में भी ऐसे कंडीशन है, लेकिन नॉर्वे में चिली के कंपेयर में बहुत ज़्यादा है। तो इसको क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है फियोर्ड तट कहा जाता है, ठीक है। जब हम नीचे की ओर बढ़ते हैं तो नीचे की ओर यहाँ पर ट्रेरा डेल फ्यूक्स है ना, और इसके निचले पार्ट को क्या कहा जाता है? केप हॉर्न कहा जाता है ना। जो साउथ अमेरिका का जो सबसे नीचे वाला जो पोर्शन होता है उसे क्या कहा जाता है? केप हॉर्न कहा जाता है, ठीक है। और फॉकलैंड के बारे में बता दिया कि फॉकलैंड जो है वो अर्जेंटीना का ही पार्ट है, लेकिन इसमें राज कौन करता है? यूके राज करता है, ठीक है। ये अब एक चीज यहाँ क्लियर हो जाती है कि जो पूर्वी भाग होता है, पूर्वी भाग में गर्म जलधारा प्रवाहित होती है और पश्चिमी भाग में ठंडी जलधारा प्रवाहित होती है ना। और ठंडी जलधारा में इस बारे में एक है पेरू ठंडी जलधारा, है ना। पेरू की ठंडी जलधारा कहा जाता है, जिसकी खोज किसने की थी? हम्बोल्ट ने की थी। और इसीलिए इस ठंडी जलधारा को, यानी पेरू की ठंडी जलधारा को हम्बोल्ट जलधारा भी कहा जाता है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब सवाना के बारे में जानते हैं। तो ये सवाना लिखा हुआ ना, ये सवाना, सवाना का मतलब होता है कटीले वन, कठोर वन, है ना। यानी वर्षा कम होती है यहाँ पर। जैसे हम वेनेजुएला की बात कर ले या इक्वाडोर वाले पोर्शन की, देखो क्या होता है कि बारिश जो होती है ये इधर से होती है। जब बारिश इधर से होती है तो यहाँ पर है एंडीज पर्वतमाला, यानी एंडीज माउंटेन, तो टकराने के बाद इस वाले पोर्शन में ज़्यादा वर्षा होती है। ये जो पोर्शन दिख रहा है ना आपको, यहाँ पर ज़्यादा वर्षा होती है। लेकिन कंडीशन ये बनती है कि जब यहाँ पर एंडीज पर्वतमाला है तो इसके इस वाले पोर्शन में वर्षा नहीं हो पाती, ठीक है, जिसके कारण ये पूरा का पूरा सूखा एरिया हो जाता है। और यहाँ पर एक मरुस्थल पाया जाता है जिसको कहा जाता है आटाकामा का मरुस्थल। और ये जो आटाकामा का जो मरुस्थल है वह कहाँ पर स्थित है? उत्तरी चिली पर स्थित है ना। आटाकामा जो है विश्व का सबसे सूक्ष्म मरुस्थल माना जाता है, ठीक है। तो ये हमने सभी देशों के बारे में पढ़ा, डिटेल्स में पढ़ा। अब इनके राजधानी और मुद्रा के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्राज़ील के बारे में। ब्राज़ील की जो राजधानी है वो ब्राज़ीलिया है और यहाँ की करेंसी रियाल है। एक और बात क्लियर कर दूँ कि जो साउथ अमेरिका के जितने भी कंट्री हैं वो सब के सब समुद्री रेखा से टच करते हैं, लेकिन 2 देश ऐसे हैं जो कि समुद्री रेखा को टच नहीं करते हैं, यानी लैंड लॉक्ड हैं। कौन से 2 कंट्री हैं? एक बोलीविया है और दूसरा का नाम है पैराग्वे। बाकी सब के सब आप देख सकते हैं कि पेरू है, चिली है ना, अर्जेंटीना है, उरुग्वे है, ब्राज़ील है ना। ये सब के सब समुद्र के साथ सीमा साझा करते हैं, ठीक है। तो ब्राज़ील की जो राजधानी है ब्राज़ीलिया, यहाँ की करेंसी रियाल है। चिली की राजधानी सेंटियागो, करेंसी है पीसो। इक्वाडोर क्योटो, करेंसी है सुक्रे। सूरीनाम राजधानी परमारिबो और गिल्डर यहाँ की करेंसी है। वेनेजुएला की राजधानी कराकस और करेंसी है बोलीवर, है ना। त्रिनिदाद और टोबैगो के पोर्ट ऑफ स्पेन इसकी राजधानी है और करेंसी है डॉलर। पेरू की राजधानी लीमा है और करेंसी है न्यू सोल। कोलंबिया की राजधानी बोगोटा है और करेंसी है पीसो। गुयाना की राजधानी है जॉर्ज टाउन और करेंसी है डॉलर। पैराग्वे की राजधानी है आसेंसियान और राजधानी है गुआरानी। उरुग्वे की राजधानी मोंटेवीडियो, और ये मोंटेवीडियो एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। मोंटेवीडियो और करेंसी है पीसो, हाँ। आप फिर उसके बाद बोलीविया की बात करें तो लापास है और करेंसी है बोलीवियानो। और फ्रेंच गुआना कोपेंगे और राजधानी है फ्रैंक, ठीक है। ये क्लियर हो जाता है।
अब हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। जैसे कभी कभी एग्जाम में आ जाता है क्वेश्चन कि क्या ब्राज़ील की तटरेखा अर्जेंटीना को टच करती है? बिल्कुल टच करती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो पोर्शन है ये है अर्जेंटीना है, ब्राज़ील है। यहाँ पर बात हो रही है कि ब्राज़ील केवल दो देश को टच नहीं करता है, एक का नाम है इक्वाडोर और दूसरे का नाम है चिली, क्योंकि यहाँ पर बीच में आ जाता है अर्जेंटीना। ठीक है, तो हमें मैप को ऐसे करना है, ऐसे एकदम स्पष्ट तरीके से पढ़ना है कि वो दिमाग में पूरी तरह से बैठ जाए। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसे फ्रेंच गुआना है, परमारीबो, ये सूरीनाम है, फिर गुआना है, वेनेजुएला है, कोलंबिया है, इक्वाडोर है, पेरू है ना। फिर उसके बाद चिली है, अर्जेंटीना है, यहाँ उरुग्वे है। उरुग्वे जो है वो उसके बारे में कहा जाता है कि सबसे पहला फीफा वर्ल्ड कप किसने जीता था? उरुग्वे ने। ठीक है, और फिर यहाँ पैराग्वे है, यहाँ बोलीविया है। ये पूरा का पूरा जो पोर्शन है ब्राज़ील है, और ब्राज़ील का 60% जो पोर्शन है वो अमेजोन फॉरेस्ट के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा हमने जाना साउथ अमेरिका के बारे में। और जो चिली है, चिली जो है वह सबसे ज़्यादा तांबा होता है, वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा अगर कहीं तांबा होता है वो चिली में होता है। और चिली का एक पठार है जिसका नाम है चुकीमा माता, है ना। चुकीमा माता एक पठार है जहाँ पर सबसे बड़े पैमाने पर क्या होता है? कॉपर होता है। और चिली जो होता है विश्व में सबसे ज़्यादा नाइट्रेट का उत्पादक करता है। किसका? नाइट्रेट का उत्पादक करता है। तो ये हमने किसके बारे में पढ़ा? पूरा साउथ अमेरिका के बारे में पढ़ा। कैसा लगा सेशन आपको? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।